नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में हम लोग जो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने बंगाल से चीज़ें शुरुआत की थी और बंगाल, मैसूर और मराठा, है ना, ये 3 चैप्टर बड़े कवर किए थे। और उन्हीं चैप्टरों पर आधारित जो है कुछ PYQ हम लोग हल करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आयोग जो है किस तरीके के सवाल इन टॉपिकों से पूछे गए हैं और भविष्य में किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 में किसने प्रदान की, है ना। यहाँ थोड़ा सा मैंने डेट वगैरह नहीं लिखवाई, लेकिन ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं UPPCS, RORO या फिर दूसरे राज्य के जो PCS में आए हुए सवाल हैं, कुछ सवाल IAS के हैं, तो उन सवालों को समझना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1765 में किसने प्रदान की बंगाल की दीवानी। क्लियर है। तो देखिए, हमने आपसे जिक्र किया था कि बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उसके बाद जो है भारत के 3 शासक पढ़े थे हमने ना, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ कंपनी थी और दूसरी तरफ भारत के 3 बड़े शासक थे, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक, और मीर कासिम जो बंगाल से था। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी आपसे। ये युद्ध हुआ था 1764 को, ठीक। और इसी युद्ध में भारत की 3 बड़े शक्तियां पराजित हुई थी और पराजित होने के बाद फिर संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधियां। तो आपको याद है, इलाहाबाद की हमने संधियां पढ़ी थी। प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। इस इलाहाबाद की प्रथम संधि में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से ये कहा गया था कि हम आपको 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पर वार्षिक पेंशन देंगे, उसके बदले में आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त दे दीजिए हमें। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का मामला ये था कि अब इन तीनों क्षेत्रों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। क्लियर है। हालांकि इलाहाबाद की दूसरी संधि भी हमने आपको जिक्र किया था कि वो पहली संधि हो रही थी मुगल शासक के साथ में, शाह आलम सेकंड का मामला है, और दूसरी संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में। उसमें शुजाउद्दौला पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली थी। इलाहाबाद की संधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे सवाल आते हैं। और यहाँ सवाल थोड़ा सा आसान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 में किसने प्रदान की। तो याद ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बंगाल से जो दीवानी प्राप्त की जा रही है निम्नलिखित में से किस संधियों के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से ये बंगाल की दीवानी ट्रांसफर की जा रही है। हम दरअसल ये नहीं समझेंगे प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमारा टारगेट होगा, आंसर तो हम देख ही लेंगे, लेकिन उस प्रश्न से संबंधित और क्या बातें हैं जो भविष्य में आगे सवाल बन सकता है, ये एक्सप्लेन करने का एक तरीका होना चाहिए। आंसर तो मिल ही जाते हैं जो भी होगा आंसर, क्योंकि सवाल हो सके रिपीटेड ना हो, लेकिन इस सवाल के अंदर से कुछ नए सवाल बन सकते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे, किससे प्राप्त की थी, तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से। नाम है मुगल शासक शाह आलम सेकंड से, इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें मामला पूछा था मुगल सम्राट से, तो आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं सेंचुरी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक। हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो ज्यादातर सवाल आ रहे हैं वो क्वेश्चन जो हैं खासकर मुख्य रूप से सीक्वेंस वाले हैं। तो अभी हमने बंगाल में कुछ युद्धों को जिक्र किया था, उन्हीं युद्धों का सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, हम लोग सीक्वेंस लगाने की बात करते हैं। तो इसमें दिया है पहला तो बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास, तो वांडीवास की डेट क्या थी भाई, अभी मैंने बताया आपको। बैटल ऑफ वांडीवास जो है 1764। क्लियर है। उसके बाद लिखा है, अच्छा बैटल ऑफ वांडीवास, सॉरी, वांडीवास 1760 का मामला है, 1760।
अगला है बैटल ऑफ बक्सर, है ना। तो बक्सर का युद्ध अभी हमने देखा था, बक्सर ये हो रहा है 1764 में, है ना। बैटल ऑफ अंबर, अंबर का युद्ध जो है, अंबर का युद्ध ये हो रहा है 1749 में। जब हम कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे थे तो कर्नाटक युद्धों में हमने बताया था कि कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी कंपनी के बीच युद्ध हुआ था 1789 में, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी ने चंदा साहब के साथ मिलकर के जो है अनवरुद्दीन की हत्या कर दी थी। तो ये बैटल ऑफ अंबर या बैटल ऑफ आबूर के नाम से जाना जाता है, 1749 की घटना है। अगला है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक। तो बैटल ऑफ प्लासी को आप क्या ध्यान रखेंगे, यहां रख लेते हैं प्लासी, ये 1757 का मामला है। तो इस तरीके से सीक्वेंस है, बैटल ऑफ अंबर पहले आ जाएगा, फिर आपका बैटल ऑफ प्लासी आ जाएगा, वांडीबास और बक्सर का युद्ध। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो इन युद्धों में अब तो ये सीक्वेंस पूछ लिया गया। अगला मैंने कहा कि ये युद्ध किस किस के बीच हो रहा है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। क्योंकि बैटल ऑफ अंबर की बात हो रही तो मैंने कहा कि इसमें फ्रांसीसी एक तरफ है, एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन ये कर्नाटक का नवाब है, जिसमें फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन की हत्या कर दी थी। और बैटल ऑफ प्लासी आप जानते हैं कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहे हैं और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है। क्लियर है, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट बैटल ऑफ वांडीवास, ये ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के साथ में हो रहा है ना, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्रांसीसियों को पराजित कर रही है ना। और बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में हो रहा है, जिसमें बंगाल के नवाब और मुगल शासक पराजित हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन युद्धों की डेट ध्यान रख लेंगे और इसमें कौन कौन शामिल है और कौन पराजित हो रहा है, ये भी थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही सवाल है कि कौन कहां पर शामिल था। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव था। बैटल ऑफ वांडीवास फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे थे। और खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो दरअसल इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 गलत हैं, 3 स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हैं, एक स्टेटमेंट है जो इसमें बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, अभी हमने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर में मीर जाफर तो नहीं था, है ना। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम है। अगर यहां मीर जाफर की जगह पर हम कासिम कर दें तो स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। क्लियर है। और बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का मामला भी नहीं है। बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा है ना। एक तरफ नवाब हैं बंगाल के और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। इन तीनों को तरफ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं वो आपके हेक्टर मुनरो है। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव का मामला नहीं है। तो स्टेटमेंट पहला गलत हो जाता है। क्लियर है, दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, हमें पहचाना सही। बैटल ऑफ वांडीवास में फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद थी। तो बैटल ऑफ वांडीवास अभी बताया हमने कि 1760 में युद्ध हो रहा है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से पराजित कर रही है। क्लियर है। तो मुझे ये स्टेटमेंट ठीक है ना। दूसरा कहा जा रहा है चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे थे, है ना। नहीं, चिलियावाला का युद्ध जो है पंजाब में ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के बीच में हो रहा है, सिखों के बीच में हो रहा है ना। तो मामला ठीक नहीं है, ये भी गलत है। खुर्दा के युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से तीसरा वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्लियर है। तो ये इसमें जो आंसर होगा आपका बी, ये ज्यादा ठीक है। तो देखिए एक बार हमने कंटेंट जो पढ़ लिया है उसके बाद जो स्टेटमेंट किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कौन कहां पर है। नेक्स्ट है 1775 में मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी। पढ़ाए थे जब हम लोग मैसूर की बात कर रहे थे, तो मैसूर का जो फाउंडर था हैदर अली ने 1761 में मैसूर राज्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था। लेकिन जांच हुई थी कि मैसूर से पहले वो वाडियार वंश का शासन हुआ करता था, और उस वाडियार वंश के नेतृत्व में ही वो एक कमांडर, सेनापति के तौर पर काम करता था। इस सेनापति के जब वो तौर पर काम कर रहा था, उसी दौरान उसने जो है डिंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, डिंडीगुल ये मैसूर का ही एक राज्य का हिस्सा है, डिंडीगुल में। क्लियर है। हैदर अली के बारे में एक और बात ध्यान रख लीजिएगा कि मैसूर के साथ ब्रिटिश के 4 युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर वॉर पढ़ी थी हमने, जिसमें एक बैटल ऑफ पोर्टो नोवा का युद्ध, ये 1782 में हो रहा, जिसमें ब्रिटिश और हैदर अली का मामला है। मतलब याद बैटल ऑफ पोर्टो नोवा इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो हैदर अली के बारे में इसको ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, आंसर हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सुमेलित पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो वही मैसूर के युद्ध हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर, टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभा अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया गया, युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, इसकी डेट ध्यान रखेंगे 1767 से लेकर के और 69 तक ये हुआ। क्लियर है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस मैसूर युद्ध में मैंने कहा कि एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरी तरफ मैसूर हैदर अली है। तो इसमें युद्ध में हैदर अली की जीत होती है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित हो रही है, और यहाँ लिखा हैदर अली पराजित हुआ था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहां इस युद्ध की जो संधि ध्यान रखेगा, मद्रास की संधि हो रही है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि हो रही है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की डेट जो है 1780 से लेकर के और 84 तक लड़ा जा रहा है युद्ध। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है, क्योंकि हमने भी बताया था आपको कि सेकंड 1882 में मैसूर में हैदर अली की डेथ हुई थी दरअसल। लेकिन अगर आप इस युद्ध के बारे में देखेंगे तो इसमें ब्रिटिश की पराजय हो रही, क्योंकि इस युद्ध को हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया था 84 में, और यहीं पर इनके बीच में मंगलौर की संधि हो रही है, ट्रीटी ऑफ मंगलौर की संधि हो रही है। तृतीय आंग्ल मैसूर, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभा अंग्रेजों को नहीं दिया, यह गलत है। तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 से लेकर के 92 तक हो रहा है। ठीक है। इसमें हैदर अली की जो वो टीपू सुल्तान की जो है पूरी तरीके से हार हुई थी, है ना। और उस स्टेटमेंट में उस युद्ध में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और इस श्रीरंगपट्टनम की संधि में मैसूर को जो अपना आधा राज्य देना पड़ा था, है ना, बताए थे हमने, और लगभग 2 करोड़ रुपए उसके ऊपर जुर्माने के तौर पर लगाए गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा वाला। अगला चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो दरअसल ये चौथा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 1799 में युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में टीपू पराजित भी किया गया और युद्ध के मध्य में ही मारा गया था। दिवंगत का मतलब यहाँ उसके मृत्यु से लेकर के है, वो मारा गया था। अब बी वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि टीपू ने ब्रिटिश को नहीं हराया था, वो दरअसल उसी आंग्ल मैसूर वॉर में एक जगह पोर्टो नोवा है, वहां युद्ध हो रहा था, उसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है, या कह सकते हैदर अली पराजित हुआ था।
तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? क्लियर, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोगों ने जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार पढ़ रहे थे तो उसमें बंगाल से लेकर के और मैसूर, मराठा और पंजाब तक की बात हुई थी। तो अगर आप पंजाब के बारे में देखेंगे, पंजाब पंजाब राज्य के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो उनको गुरु नानक माना जाता है। पंजाब इसके जो फाउंडर हैं उनको गुरु नानक को माना जाता है। और ये गुरु नानक के बाद जो है पंजाब में 10 सिख गुरु और हुए हैं। तो उन गुरुओं की अपनी एक लिस्ट मिलती है ना, उसको ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं कभी एक बार। गुरु नानक के बाद जैसे गुरु अंगद का नाम आता है, गुरु अंगद, है ना, इनको लहना के नाम से भी जाना जाता है, लहना। और भी जैसे हैं कुछ हैं, रामदास, गुरु अर्जुन देव, कुछ को नाम ध्यान रख लीजिए, अर्जुन देव, है ना। और एक और जो 9वें गुरु बहुत महत्वपूर्ण हैं, है ना, गुरु तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर। और लास्ट में है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मतलब 10 सिख गुरु हुए हैं, उनमें कुछ के नाम मैंने लिख दिए हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद ये सिखों का पद समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद जो है एक बंदा बहादुर का नाम आता है सिखों में, जिसने पूरे सिख साम्राज्य को या सिख राज्य को संभालने की कोशिश की थी। बंदा बहादुर या जो सिखों के 10वें गुरु हैं, इनकी मृत्यु के बाद पूरा पंजाब जो है छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड हो जाता है। उन प्रांतों को जो है जो छोटे छोटे प्रांत थे, उन प्रांतों को कई सारे नामों से जाना गया, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उसी में से एक शासक का नाम आता है महाराजा रणजीत सिंह, मतलब जिनका संबंध शुक्र चकिया मिशल से था। जो मैं कह रहा हूँ पंजाब राज्य छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया था, तो इसको है मिशल कहा जाता था, मिशल। और उसमें एक मिशल हुआ करती थी, शुक्र चकिया मिशल, इसका नाम था शुक्र चकिया मिशल। और इसी शुक्र चकिया मिशल के राजा हुआ करते थे राजा महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जब तक पंजाब के शासक रहे, इनके साथ अंग्रेजों की ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 एडी में। अमृतसर की संधि के माध्यम से कहा गया था कि पंजाब के इधर उधर आप एंट्री नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश का पंजाब के साथ कोई मामला हुआ नहीं। लेकिन 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। तो फिर ब्रिटिश ने जो है पंजाब के साथ 2 युद्ध किए थे, जिनको आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश ने 2 आंग्ल सिख युद्धों के माध्यम से पंजाब को पराजित किया और संपूर्ण पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था। इन्हीं महाराजा रणजीत सिंह के एक पुत्र हैं जिनका नाम है दिलीप सिंह। इनका नाम है दिलीप सिंह। और इन्हीं दिलीप सिंह को ब्रिटिश ने मात्र 50,000 रुपए पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया था पढ़ने के लिए, है ना। तो जो दिलीप सिंह का नाम आता है, ये मुख्य रूप से ब्रिटिश या सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कहलाते हैं। क्लियर है। रणजीत सिंह के पुत्र हैं। तो इसमें जो मामला आएगा दिलीप सिंह, ये जो लिखा ना दिलीप सिंह, आंसर होगा ए। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये तो पता चल ही जाएगा। दरअसल आंसर में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन के आसपास कौन से एरिया हैं जहां से और क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। मैं एक सवाल दिखाऊंगा दिलीप सिंह पर, एक अच्छा खासा सवाल आर 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब इन सबको पढ़ने का ये उद्देश्य है कि भविष्य में अगर क्वेश्चन बने इनसे, तो ये तो सवाल ना रिपीटेड नहीं होगा, लेकिन इस सवाल के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो थोड़े से रिवाइज करने की जरूरत है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो आप
उसको गोला करिएगा। औसत्य का मतलब आपसे पूछ रहा है कि रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। उनतीस मार्च 1849 को घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपए की वार्षिक पेंशन दी गई, है ना। तो मैंने अभी जिक्र किया था, ये RO 2023 का सवाल है। तो स्टेटमेंट में ये राजा दिलीप सिंह जो है, यहां लिखा गया 2,50,000 रुपए, जो मैंने भी कहा ना 50,000 रुपए मात्र पेंशन दी जा रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। यही हमसे पूछा था, आंसर हो जाएगा अपना सी। अब देखिए समस्या ये नहीं कि यहां लिखा कि 29 मार्च को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये केवल और केवल विद्यार्थी को प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वो क्योंकि नहीं याद कर पाएंगे 29 मार्च को हुआ था कि 30 मार्च को हुआ था, समस्या वो नहीं है। समस्या ये थी कि आपको उसमें से बेसिक जानकारी है कि नहीं है क्वेश्चन की, समझ रहे हैं। तो मामला यहां देखिएगा, और सब अगर ये पूछ लेता कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है इसका, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। हम ये नहीं पहचान पाते कि दरअसल ये बात सही है कि 29 को हुआ था कि 30 को हुआ था, अप्रैल में हुआ था कि अगस्त में हुआ था, है ना। क्लियर है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी ध्यान रखना। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी इस बात को कहा था कि दिलीप सिंह को मात्र 50,000 रुपए की पेंशन देकर के ब्रिटेन भेजा जा रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संधियां दी जा रही हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है उनकी डेट ही सम्मिलित करना है ना। कर देते हैं सम्मिलित। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो आप पढ़ के आए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1765 को हो रही है, क्लियर है। ट्रीटी ऑफ मंगलौर, ठीक, 84 में हो रही है। सालवाई की संधि 82 में हो रही है, और मद्रास की संधि 79 में हो रही है। मतलब मैचिंग में थी पहले से ऑलरेडी, इस तरीके से, है ना। इलाहाबाद की संधि अंग्रेज मुगल बादशाहों के बीच में, मंगलौर की संधि है ब्रिटिश और मैसूर के बीच, सालवाई की संधि जो है ब्रिटिश और मराठों के बीच में, मराठा, है ना। और फिर ये मद्रास की संधि भी मैसूर के साथ है, पहले सिख युद्ध में, वो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था, है ना, सही पूछ रहा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। पूछा जा रहा है कौन सा सही। ये क्वेश्चन दरअसल IAS प्रीलिम्स में पूछा गया है। देखिए क्या आंसर होगा। तो पानीपत के तृतीय युद्ध, ये पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 को हो रहा है, और इसमें एक तरफ है मराठा और एक तरफ है अफगान। मराठों में सदाशिवराव भाऊ, ये पेशवा का भाई, मराठों का नेतृत्व कर रहा है, और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली। क्लियर है, ये लिखा ना अहमद शाह अब्दाली। तो यहां जो लिखा है ना इब्राहिम लोधी, ये गलत है। हमने कहा मराठों और लोधी दिल्ली सल्तनत का वंश है, मराठों के बीच में हो रहा पानीपत का थर्ड बैटल हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अभी पढ़ के आए थे कि मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए थे, उसमें से 1799 का जो युद्ध हो रहा है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, जहां टीपू सुल्तान की डेथ हो रही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से षड्यंत्र, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख भी रोशनी ले ली थी। अभी हमने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को पढ़ा था, तो रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक आंख फोड़ ली थी। क्यों फोड़ ली थी?
क्योंकि उनका कहना था कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखने की बात करता हूँ, है ना। तो क्योंकि उनके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगा दिया था कि आप सिख साम्राज्य या सिख लोगों के नेता हैं, सिखों के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने इस तरीके का काम किया। और ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये महाराजा रणजीत सिंह का स्टेटमेंट है। क्लियर है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और के बीच संपन्न हुई थी। तो अभी हमने कहा था कि 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रही है पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो के बीच संपन्न हुई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, दरअसल स्टेटमेंट में थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड मिंटो भी नहीं है, चार्ल्स मेटकॉफ का नाम आता है, इसमें थोड़ा ऑप्शन में लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। रणजीत सिंह और चार्ल्स अरेना के बीच संपन्न हुई है, तो चार्ल्स मेटकॉफ, ये नाम ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ, इसके बीच हो रही है, तो हाँ लिखा नहीं थोड़ा ऑप्शन में, है ना। चार्ल्स मेटकॉफ, रणजीत सिंह, इनके बीच में संधि हुई थी। और इस संधि में कह दिया गया था कि सतलज नदी इसको सीमा रेखा मान लिया गया, बॉर्डर मान लिया गया था कि सतलज नदी के पश्चिम का क्षेत्र जो है वो सिखों का हो जाएगा और जो पूरब का है वो ब्रिटिश का रहेगा। क्लियर है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अकाल तख्त की स्थापना की? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर जो है देख लीजिए क्या होगा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? है ना, सर्वाधिक विरोध किया। विरोध तो सब लोगों ने किया था, लेकिन इसका आंसर होगा मराठा। मराठों के साथ लंबा संघर्ष हुआ इनका। ठीक, प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। ठीक, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने बैटल ऑफ प्लासी के माध्यम से बंगाल को विजिट कराया, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे संसाधन सोर्स प्राप्त हुए। और उसके बाद इलाहाबाद की संधियां, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में डायरेक्ट रोल नहीं था, लेकिन इलाहाबाद की जो संधियां हुई उसमें रॉबर्ट क्लाइव का बड़ी भूमिका थी, तो इसीलिए इसको ब्रिटिश संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है। ठीक, तो इस तरीके से हमने यूरोपीय कंपनियों को विस्तार, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको देखा। सारे के सारे सवाल जो है कहीं ना कहीं आईएएस और प्रीलिम्स में, पीसीएस के राज्यों एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। आगे हम लोग फिर टॉपिक कवर करेंगे और फिर क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जो 2026 का टारगेट है आपके लिए, ये सीरीज फायदेमंद रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।